आज 12वें ब्रिक्स सरबराह इजलास में शरीक होंगे वजीर आज़म। वर्चुअल इजलास में इंसदाद दहशतगर्दी, तिजारत, सेहत, तवानाई और वबा से निमटने पर होगा गौर व खौज। 2021 के लिए भारत को मिलेगी ब्रिक्स की सदारत। बिहार में नीतीश कुमार ने 7वीं मर्तबा संभाला वजीर आला का ओहदा। 14 वुज़रा ने भी लिया हलफ। आज होगा नई काबीना का पहला इजलास। वजीर आज़म मोदी ने नीतीश और उनकी काबीना को दी मुबारकबाद। हर मुमकिन ताउन की कराई यकीन दहानी। शुमाली बहर अरब में 4 रोज़ा मालाबार जंगी मशकों के दूसरे मरहले का आज से हुआ आगाज। ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका की बहरी अफवाज जंगी मशकों में हो रहे हैं शरीक। कोविड के खिलाफ जंग जारी। कर्नाटक में 8 माह बाद आज खुल रहे हैं स्कूल और कॉलेज। मुसलसल 44वें दिन नए मुतासरीन के मुकाबले सेहतयाब होने वालों की तादाद रही ज्यादा। भारत बायोटेक ने वैक्सीन का तीसरे मरहले का तजुर्बा किया शुरू। अमरीकी दवासाज कंपनी मॉडर्ना ने अपनी कोविड वैक्सीन के तीसरे मरहले के तजुर्बे के बाद दवा के 94.5% तक मुअस्सिर होने का किया दावा। दुनिया भर में वबा से 5.5 करोड़ से ज्यादा मुतासिर, 13,30,000 से ज्यादा लोगों की गई जान। कोरोना के कहर के दरमियान बैनुल-अक़वामी ओलंपिक कमेटी के सरबराह ने कहा, टोक्यो ओलंपिक्स का आइंदा साल कामयाबी के साथ होगा इनेकाद। नाजरीन को भी होगी दाखिले की इजाजत। नाजरीन आदाब। सुबह 9 बजे के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मसरूर फैज़ी और आइए अब खबरों पर तफसील से नज़र डालते हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी रूसी सदर पुतिन की दावत पर रूस की मेज़बानी में आज हो रहे 12वें ब्रिक्स सरबराह इजलास में शिरकत करेंगे। ये इजलास वर्चुअल तरीके से होगा। इजलास का मौजू आलमी इस्तेहकाम, मुश्तरका सिक्योरिटी और इख्तराई तरक्की होगा। अक़वाम मुत्तहिदा की 75वीं सालगिरह और कोरोना वबा के दौरान होने वाले इस इजलास के दौरान लीडरान ब्रिक्स ममालिक के माबैन ताउन और अहम आलमी उमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। इनमें कसीर जहती निज़ाम में इसलाह, कोविड-19 वबा के असरात को कम से कम करने के लिए इक़दामात, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में ताउन, तिजारत, सेहत, तवानाई और अवाम से अवाम के राब्ते शामिल हैं। भारत ब्रिक्स की सदारती जिम्मेदारी संभालने वाला है और भारत 2021 में 13वें ब्रिक्स सरबराह इजलास की सदारत करेगा। और इस सिलसिले में मज़ीद जानकारी के लिए आइए हम बात करते हैं अपने नुमाइंदे सुधाकर दास से। सुधाकर, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होने वाले हैं, वो उसमें खिताब भी करेंगे वज़ीर आज़म। तो क्या अहम मौजू रहेगा ब्रिक्स सम्मेलन का इस बार? देखिए मशरूर, बहुत महत्वपूर्ण ये पूरा सम्मेलन है। हमको पता है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री मोदी सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। हमें जानकारी ये मिली है कि दोपहर बाद ये सम्मेलन होने वाला है। और जैसा कि हम जानते हैं कि ये जो ब्रिक्स के तमाम मुल्क हैं, चाहे भारत हो, चीन हो, रूस हो, ब्राजील हो, साउथ अफ्रीका हो, ये दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं। और इनका एक तरह से कह सकते हैं कंट्रीब्यूशन ग्लोबल ट्रेड में करीब 20% के आसपास है। तो करीब 1/4 हिस्सा जो ग्लोबल जीडीपी का इन मुल्कों के पास है, 42% आबादी भी दुनिया की इन्हीं मुल्कों में है। तो उस लिहाज से देखे इन देशों का कोऑपरेशन, सहयोग विभिन्न मुद्दों पर काफी अहम हो जाता है। और ब्रिक्स देश अगर कुछ तय करते हैं तो वो दुनिया के लिए भी काफी अहम रहता है। लेकिन ये सम्मेलन एक ऐसे वक्त में हो रहा है, हमको पता है कि वर्चुअल तरीके से ये सम्मेलन हो रहा है। शायद पहली बार इस तरह का सम्मेलन वर्चुअल तरीके से होगा, क्योंकि कोरोना महामारी का साया है। उस लिहाज से देखें तो कोरोना महामारी के साये की वजह से न सिर्फ लोगों के स्वास्थ्य प्रभावित हुए हैं, बल्कि
इसने दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं पर बहुत एक तरह से विपरीत प्रभाव डाला है। उससे कैसे निकला जा सकता है, उसमें ब्रिक्स के मुल्क मिलकर आपस में किस तरह से साझेदारी सहयोग को बढ़ा सकते हैं, ये एक अहम पहलू रहने वाला है। जाहिर तौर पर दूसरी जो अहम बात प्रधानमंत्री के जहन में हो सकती है, और भारत जिसकी बात लगातार करता रहा है, चर्चा भी करता रहा है, वो बात स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है। हमको पता है कि कोरोना महामारी के वक्त भी भारत ने 150 से भी ज्यादा मुल्कों को एक तरह से दवाओं की सप्लाई की थी, जो कोरोना महामारी के से निपटने में काम आई। तो साथ ही साथ इस वक्त वैक्सीन रिसर्च को लेकर अगर बात की जाए तो भारत में वो काम बहुत तेजी से चल रहा है वैक्सीन रिसर्च का, और भारत को हब माना जाता है वैक्सीन के उत्पादन में। तो भारत के लोगों की सिर्फ वैक्सीन के जरिए मदद नहीं हो सके, दुनिया के अन्य मुल्कों को भी इसका कैसे फायदा हो सके, तो उसकी एक बड़ी चर्चा हो सकती है इस मंच पर। तीसरा अहम पहलू जो महत्वपूर्ण रहने वाला है मसरूर, वो बहुपक्षीय मंचों का। हमको पता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे संगठनों में उस तरह का सुधार नहीं हुआ जो मौजूदा दुनिया की वास्तविकताएं हैं, तो उसकी बात प्रधानमंत्री कर सकते हैं, और निश्चित तौर पर ये तमाम ऐसे अहम मुद्दे रहेंगे। इसके अलावा आतंकवाद एक प्रमुख मुद्दा रहने वाला है। प्रधानमंत्री उसकी बात लगातार चर्चा करते रहे, और वो साझेदारी कैसे बढ़ाई जाए दुनिया को आतंकवाद से मुक्ति दिलाने में, उसकी अहम तौर पर चर्चा हो सकती है। तो इसके अलावा इनोवेशन की बात है, रिसर्च की बात है, जो आर्थिक तौर पर अन्य साझेदारियों को बढ़ाने की बात है, उसकी चर्चा भी इस सम्मेलन में हो सकती है। मसूद जी, ब्रिक्स सम्मेलन सुधाकर एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब पूरी दुनिया समझें तो एक समाजी बंदिशों और कहें सरहदी बंदिशों का शिकार है। ऐसे में वर्चुअल तरीके से हो रहा है। इसमें एक इकोनॉमी की जो बात है, जो पूरी दुनिया की इकोनॉमी ऐसे हालात में जो है नीचे स्तर पे चली गई थी, तो उसको लेकर भी क्या इस सम्मेलन में, इस इजलास में एक अहम मुद्दा वो रहेगा? जी बिल्कुल। देखिए, अब जब वैश्विक अर्थव्यवस्था में अगर 1/4 से ज्यादा अगर कह सकते हैं ग्लोबल जीडीपी में हिस्सा दुनिया के इन 5 देशों का, ब्रिक्स मुल्कों का है, तो ये समझिए कि अगर ब्रिक्स मुल्क आपस में कुछ तय करते हैं, साझेदारी करते हैं, या ब्रिक्स मुल्कों की अर्थव्यवस्थाएं मजबूत होती है, तो एक तरह से वैश्विक जो आर्थिक स्थिति है उसकी स्थिरता पर काफी फर्क पड़ेगा, और वो एक तरह से मजबूत हो गया। और निश्चित तौर पर भारत जैसे मुल्कों ने ये रास्ता दिखाया भी। हमने देखा कोरोना महामारी के वक्त में कैसे भारत में ना सिर्फ विदेशी निवेश भरपूर हुआ, बल्कि उस के साय से हम लगातार निकल रहे हैं। एक तरह से लगातार दुनिया का जो भरोसा भारत के प्रति बढ़ता जा रहा है। आत्मनिर्भर भारत अभियान एक तरह से ना सिर्फ भारत को सेल्फ रिलायंट बना रहा है, बल्कि साथ ही साथ दुनिया के लिए भी काफी अहम है। अगर भारत की ताकत बढ़ती है तो एक तरह से उसकी बात प्रधानमंत्री कर सकते हैं। तो दूसरी और अहम बात यह है कि भारत ने बीते 5-6 वर्षों में जो तमाम सुधार के कार्यक्रम लागू किए हैं, और एक तरह से उसकी वजह से एक निवेश का सबसे आकर्षक स्थान भारत बन के खड़ा हुआ है, और उसमें उसकी बात भी प्रधानमंत्री कर सकते हैं इस मंच से। एक तरह से कह सकते हैं कि भारत की जो क्षमताएं हैं उसका उपयोग ना सिर्फ ब्रिक्स देशों की ब्रिक्स मंच के देश करें, बल्कि साथ ही साथ पूरी दुनिया अभी भारत को उस रूप में भारत के साथ मिलकर दुनिया को इस स्थिति से निकालने के लिए काम कर सकती है, उसकी भी बात हो सकती है। तो उस लिहाज से देखें तो काफी महत्वपूर्ण रहेगा। और आर्थिक मसलों पर जो बात होती है ब्रिक्स के देशों के बीच आपसी सहयोग बढ़ाने को लेकर, तो साथ ही साथ ब्रिक्स के देश मिलकर किस तरह से दुनिया को इस मुश्किल परिस्थिति से निकाल सकते हैं, तो इसकी भी चर्चा हो सकती है। आपने आपसी सहयोग, आपसी ताल्लुकात को बढ़ाने की बात की, तो चीनी सदर भी इस इजलास में शरीक हो रहे हैं, ब्रिक्स इजलास में। तो क्या भारत के वज़ीर आज़म और चीनी सदर के दरमियान भी कुछ ऐसी बातचीत होने की उम्मीद है? देखिए, ये बहुपक्षीय मंच है। आपको पता है कि अभी बीते हफ्ते शंघाई सहयोग संगठन की भी बैठक हुई थी, और भारत और चीन दोनों मुल्क उसमें सदस्य थे, और प्रधानमंत्री मोदी के अलावा राष्ट्रपति शी ने भी उसमें भी शिरकत किया था, और इस मंच पर भी भारत और चीन अहम सदस्य हैं। तो दोनों नेता जरूर मंच पर मौजूद रहेंगे, लेकिन क्योंकि ये एक बहुपक्षीय मंच है, और जो बहुपक्षीय मुद्दे होते हैं, जो ब्रिक्स का चार्टर है, उसके हिसाब से तो मुझे मुश्किल लगता है कि जो द्विपक्षीय इस मंच पर खासतौर से द्विपक्षीय किसी तरह की कोई बातचीत हो सकती है।
इसके अलावा इस हफ्ते के अंत में G20 की भी बैठक होने वाली, तो उसमें भी शिरकत करेंगे। और निश्चित तौर पर भारत की ये राय रही है कि जी बहुपक्षीय मंचों पर किसी भी तरह से द्विपक्षीय मुद्दों को ना उठाया जाए। और बहुत सारे अहम मुद्दे हैं, ना सिर्फ संयुक्त राष्ट्र जैसे संगठनों में सुधार का मुद्दा है, एक तरह से ग्लोबल ऑर्डर जो मौजूदा समय की वास्तविकता है जी उसको समझना चाहिए। तो साथ ही साथ भारत विकासशील देशों के जो गरीब मुल्कों के मुद्दों को उठाता रहा, पर्यावरण के मुद्दों को उठाता रहा, क्लीन एनर्जी के मुद्दों को उठाता रहा, तो ये इस तरह के मुद्दे हैं जिस पर इस तरह के बहुपक्षीय मंचों पर चर्चा हो सकती है। और निश्चित तौर जी पर चूंकि अब अध्यक्षता भारत को मिलने वाली है, तो उस लिहाज से जी 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 अगले एक वर्ष में किस तरह का भारत का प्लान रहने वाला है, उसकी भी एक झलक मिल सकती है इस दौरान जब चर्चा हो। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सुधाकर आपका ब्रिक्स इजलास से मुताल्लिक़ जानकारी देने के लिए। तो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ब्रिक्स इजलास में आज शरीक होंगे और वो ख़िताब भी करेंगे। तो नाज़रीन, हम बढ़ते हैं इस वक्त अगली ख़बर की तरफ। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दहशतगर्द तंजीम जैश ए मोहम्मद के 2 दहशतगर्दों को गिरफ़्तार किया है। उन्हें राजधानी में सराय काले खां के नज़दीक मिलीनियम पार्क से गिरफ़्तार किया गया है। ये दोनों दिवाली के मौके पर दहशतगर्दाना हमले की फ़िराक में थे। और इस सिलसिले में ज़्यादा जानकारी के लिए आइए बात करते हैं हमारे नुमाइंदे नीरज सिंह से। नीरज, जैश ए मोहम्मद के 2 दहशतगर्दों को दिल्ली पुलिस ने के स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया है और इस सिलसिले में आपके पास क्या ताज़ा जानकारी है? देखिए, बिल्कुल देर रात को ये गिरफ्तारी हुई है और दिल्ली पुलिस की बड़ी सफलता हम कहेंगे इसे, क्योंकि दिल्ली के अंदर लगातार आतंकवादी टारगेट कर रहे थे दीपावली के अवसर पर किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए। इससे पहले भी अगर आप देखें तो 4 आतंकवादियों को सितंबर में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया था और उस समय ये इनपुट मिले थे दिल्ली पुलिस को कि दीपावली और इसके अलावा दुर्गा पूजा इस समय आतंकवादी दिल्ली को टारगेट कर सकते हैं। उसी के बाद से दिल्ली पुलिस लगातार अलर्ट पर थी और ये जो खुफिया जानकारी दिल्ली पुलिस को पास मिली है कि ये 2 आतंकवादी इनको गिरफ्तार किया है कल देर रात को काले खां के पास से। तो ये 2 आतंकवादी, इनमें से एक कुपवाड़ा का रहने वाला है और इसके साथ ही जो दूसरा आतंकवादी है वो भी जम्मू कश्मीर से ही रिलेटेड है। अब दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल लगातार इनके साथ इंट्रोगेट कर रही है, इनसे पूछताछ कर रही है। इनके पास से अभी 2 पिस्तौल बरामद हुई हैं। इसके साथ ही कुछ लाइव जो कारतूस हैं वो भी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इनसे बरामद किए हैं। इनके कौन कौन स्लीपर सेल हैं, कौन कौन लोग इनको मदद कर रहे थे, उनके लिए अब लगातार दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल राजधानी और उसके आसपास के इलाकों में छापेमारी की कार्रवाई कर रही है, क्योंकि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को ये जानकारी मिली थी कि ये आतंकवादी दिल्ली के अंदर किसी बड़े धमाके को अंजाम देने की फिराक से आए थे। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि दिल्ली पुलिस बेहद चौकन्नी थी और दिल्ली के अंदर किसी भी वारदात को होने से पहले उन्होंने रोक लिया, लेकिन अभी भी चिंता बनी हुई है, क्योंकि जो इनके जो सहयोगी हैं और जो इनके जो साथी हैं उनके किस तरह का रोल है, वो किस तरह से हथियार इनको उपलब्ध करवा रहे थे, किस तरह से विस्फोटक पहुंचाया जा रहा था, तो ये सारी जानकारी दिल्ली पुलिस ने अभी नहीं दी है। वो लगातार सर्च कर रही है इनके साथियों की तलाश करने के लिए। ज़ाहिर है दिल्ली पुलिस की एक बड़ी कामयाबी है। नीरज, एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि इस वक्त त्योहारों का मौसम चल रहा था, तो ऐसे में दिल्ली पुलिस ने खास करके हिफाजती इंतजाम, सुरक्षा के किस तरह के इंतजाम किए हैं? देखिए, बिल्कुल दिल्ली में हमेशा ही सुरक्षा के बेहतर इंतजाम रहते हैं, क्योंकि आपने भी देखा होगा दिल्ली में वीवीआईपी मूवमेंट रहता है, कई सारे पॉलिटिशियन हैं वो दिल्ली के अंदर रहते हैं। इसके साथ ही बड़े जो मार्केट हैं वो राजधानी दिल्ली में मौजूद हैं। इससे पहले भी कई सारी आतंकवादी वारदातें दिल्ली के अंदर हो चुकी हैं। उसके बाद दिल्ली पुलिस लगातार अलर्ट पर रहती है और चूंकि दिल्ली पुलिस के पास इस तरह का अलर्ट था कि दीपावली और उसके आसपास के समय में कुछ आतंकवादी संगठन दिल्ली को टारगेट कर सकते हैं, तो उसके मद्देनजर भी दिल्ली के तमाम जो बड़े मार्केट हैं, इसके अलावा जो संवेदनशील जगह हैं, वहां पर खास तरह से चौकसी बरती जा रही है। इसके साथ ही होटल्स और जो साइबर कैफे हैं वहां पर भी दिल्ली पुलिस की विशेष निगाह है, ताकि आतंकवादी दिल्ली के अंदर किसी वारदात को अंजाम ना दे सकें। और इन दोनों आतंकवादियों से लगातार पूछताछ चल रही है, क्योंकि अगर इनकी बात करें, उम्र की भी बात करें, तो 20 से 25 साल के बीच में इन आतंकवादियों की उम्र है और काले खां से इनको गिरफ्तार किया गया है। अभी तक जो जानकारी आ रही है, जैसे मोहम्मद से रिलेटेड ये आतंकवादी हैं, इनके कुछ और साथी राजधानी में हो सकते हैं। उनकी तलाश के लिए दिल्ली पुलिस राजधानी के अलग अलग इलाकों में अभी भी सर्च अभियान चला रही है। जी,
बहुत बहुत शुक्रिया नीरज आपका तमाम जानकारी के लिए। इस मामले पर जैश ए मोहम्मद के 2 दहशतगर्दों को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। हम बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। नीतीश कुमार ने 7वीं मरतबा बिहार के वजीर आला के तौर पर हलफ लिया। पटना में वाक़ राजभवन में नीतीश कुमार को गवर्नर फागू चौहान ने ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। इस मौके पर मास्क पहने हुए नीतीश कुमार ने हिंदी में हलफ उठाया। नीतीश कुमार के साथ 14 दिगर वुज़रा ने भी हलफ लिया। सबसे पहले बीजेपी की तरफ से तारकिशोर प्रसाद ने हलफ उठाया, जिसके बाद रीनू देवी ने वजीर के ओहदे का हलफ लिया। बीजेपी की तरफ से हलफ उठाने वालों में मंगल पांडे, अमरेंद्र प्रताप सिंह, डॉक्टर रामप्रीत पासवान, जयेश कुमार मिश्रा और राम सूरत कुमार शामिल हैं। बाकी दिगर हलफ उठाने वाले वुज़रा में जनता दल यू के एमएलए विजय कुमार चौधरी, विजेंद्र यादव, अशोक चौधरी, मेवालाल चौधरी और शीला कुमारी शामिल हैं। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा से संतोष कुमार सुमन और विकासशील इंसान पार्टी से मुकेश सहनी ने भी वजीर के तौर पर हलफ उठाया। इस तरह नीतीश की वजारती काबीना में बीजेपी के साथ जेडीयू के 5, हम और वीआईपी का एक वजीर शामिल है। हलफ बर्दारी तकरीब में मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह और बीजेपी सदर जेपी नड्डा समेत बिहार के दीगर कद्दावर लीडरों ने भी शिरकत की। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार को वज़ीर आला बनने पर मुबारकबाद पेश की है। वज़ीर आज़म ने ट्वीट किया कि बिहार के वज़ीर आला के तौर पर हलफ लेने पर नीतीश कुमार को मुबारकबाद। मैं बिहार हुकूमत में वज़ीर के ओहदे का हलफ लेने वाले सभी लोगों को मुबारकबाद देता हूँ। एनडीए कुंभा बिहार की तरक्की के लिए मिलकर काम करेगा। मैं बिहार की फलाह व बहबूद के लिए मरकज़ की तरफ से हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी कराता हूँ। आज से 20 नवंबर तक क्वाड ममालिक की बहरी अफवाज के दरमियान होने वाली फौजी मशक़ें मालाबार 2020 का दूसरा मरहला शुरू हो गया है। इस बार बहरे अरब में होने वाली इन फौजी मशक़ों में भारतीय बहरिया का तैयारा बरदार बेड़ा INS विक्रमादित्य और अमरीकी बहरिया का तैयारा बरदार बेड़ा USS निमिट्ज़ शामिल हैं। INS विक्रमादित्य और USS निमिट्ज़ पर MiG-29 के और F-18 जंगी तैयारों के साथ मुख्तलिफ फौजी मशक़ों को अंजाम दिया जा रहा है। इस फौजी मशक़ का पहला मरहला 3 से 6 नवंबर तक खलीज बंगाल में मुनक़िद हुआ था। आज से शुरू हुए दूसरे मरहले में भारत, ऑस्ट्रेलिया और अमरीका और जापान की बहरी अफवाज शरीक हो रही हैं। मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम खित्ते जम्मू कश्मीर में ज़िली तरक्याती कौंसिल के चुनाव के लिए बीजेपी ने उम्मीदवारों की तीसरी फहरिस्त जारी की है। इस फहरिस्त में 6ठे, 7वें और 8वें मरहले के चुनाव के लिए 33 उम्मीदवारों के नाम हैं। जम्मू कश्मीर के लिए बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी देवेंद्र कुमार ने जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंद्र रैना और दीगर लीडरों के साथ मशवरा करके उम्मीदवारों के नाम तय किए। कोरोना वायरस के खिलाफ जारी जंग में मामूलात ज़िंदगी फिर से पटरी पर लौट रही है। कर्नाटक में तकरीबन 8 माह बाद आज से सभी स्कूल, कॉलेज, हॉस्टल खुल रहे हैं। हुकूमत ने इसके लिए रहनुमा हिदायत जारी की हैं। रहनुमा हिदायत में तलबा को ऑनलाइन लर्निंग के मुतबादिल भी दिए जाएंगे। वहीं क्लास में शरीक होने के लिए उन्हें वालिदैन की रजामंदी की भी ज़रूरत होगी। कितने तलबा के वालिदैन कॉलेजों में अपने बच्चों को भेजने का फ़ैसला करते हैं, ये देखने के बाद बच्चों की बैच जो है वो तैयार तादाद के हिसाब से तैयार की जाएगी। कॉलेज में दाखिल होने से पहले थर्मल स्कैनिंग के अमल से गुजरना पड़ेगा। वहीं तलबा और असातिज़ा को कोरोना जाँच भी की जाएगी। साथ ही लाइब्रेरी और कॉलेज कैंटीन नहीं खुलेंगे। और कोरोना के खिलाफ सरकार मुनज़्ज़म हिकमत अमली के तहत काम कर रही है, जिसके मुस्बत नताइज भी सामने आ रहे हैं। वज़ारत सेहत व ख़ानदानी बहबूद के मुताबिक मुल्क में कोरोना वायरस वबा से अब तक 82,49,579 मरीज़ सेहतयाब हुए हैं, जिसके बाद मुल्क में सेहतयाबी की शरह बढ़कर 93.27% हो गई है। मुल्क में कोविड से अमवात की शरह कम होकर 1.47% रह गई है। 24 घंटों में 43,851 मरीज़ सेहतयाब हुए हैं। और आइए दुनिया में कोविड-19 के मामलात पर एक नज़र डाल लेते हैं। अब तक कोरोना से पूरी दुनिया में 5 करोड़ 53 लाख लोग मुतासिर हुए हैं, जिनमें से 3 करोड़ 84 लाख सेहतयाब हुए हैं। पूरी दुनिया में कोरोना से 13,31,000 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। दुनिया में कोरोना से सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाला मुल्क अमरीका है, जबकि दूसरे नंबर पर ब्राज़ील है। अमरीका में अब तक 1 करोड़ 15 लाख से ज़्यादा कोरोना के मामला दर्ज हुए हैं और 2,52,000 से ज़्यादा जानें तल्फ हुई हैं। मशहूर अमरीकी दवासाज कंपनी मॉडर्ना ने दावा किया है कि उसकी कोरोना वैक्सीन 94.5% तक मौसर है। कंपनी ने बताया कि कोविड-19 से बचाव के लिए तैयार की गई दवा mRNA 1273 के तीसरे मरहले के तजुर्बे में पाया गया है कि ये 94.05% तक कामयाब है। कंपनी के CEO स्टेफन बॉन्सेल ने कहा कि ये हमारी वैक्सीन के लिए फैसला कुन मौका है। उन्होंने कहा कि जनवरी के शुरू में कंपनी ने इस वायरस पर गौर करना शुरू किया था ताकि
उसकी दवा खोज कर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे वबा से बचाया जा सके। और मरकज़ी वज़ीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन ने आलमी इदारे सेहत की 147वीं एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग से खिताब किया। वज़ीर सेहत ने कहा कि कोविड की लड़ाई हम सबको मिलकर लड़नी है। वज़ीर सेहत ने कहा कि सेहत सभी चीज़ों से ऊपर है। वबा ने सेहत के शोबे में बुनियादी सहूलतों को बढ़ाने की तरफ तवज्जो मबजूल कराई है। उन्होंने कहा कि जनूबी एशिया में हम सब मिलकर कोविड की वबा से लड़ रहे हैं। वज़ीर सेहत ने कहा कि कोविड की वबा से 10 लाख से ज़्यादा लोगों की जान चली गई। हम उन सभी लोगों के तईं ताज़ियत का इजहार करते हैं। वबा के ख़िलाफ़ लड़ाई में सेहत एहलकारों ने अहम ताउन दिया है। और अगली खबर पर नज़र डालते हैं। बीजेपी के सीनियर लीडर और मरकज़ी वज़ीर रविशंकर प्रसाद ने आर्टिकल 370 के हवाले से गुपकर अलायंस पर तनकीद की है। उन्होंने कहा कि इस इत्तेहाद की तंग नज़री लोगों को उनके हुकूक से महरूम करना चाहती है। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 370 को फिर बहाल करने के लिए चीन की मदद लेने वाला इस इत्तेहाद का मौक़िफ़ मुल्क मुखालिफ है और बीजेपी इसकी मजम्मत करती है। कांग्रेस को हदफ तनकीद बनाते हुए रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस भी अब गुपकर इत्तेहाद में शामिल हो रही है। ऐसी सूरत में मुल्क के सामने ये वाज़ेह करना चाहिए कि क्या कांग्रेस पार्टी आर्टिकल 370 को दोबारा बहाल करना चाहती है। इक़्तिसादी तंगी और कोरोना वबा के खौफ के पीछे छोड़ते हुए इस त्योहारी सीज़न ने खादी कारीगरों को भी खादी मसनूआत के रिकॉर्ड फ़रोख्त के साथ शानदार मुनाफे में हिस्सा दिया है। रवा बरस 2 अक्टूबर के बाद से सिर्फ 40 दिनों में नई दिल्ली के कनॉट पैलेस में वाक़ खादी इंडिया के अहम आउटलेट पर खादी की एक दिन की फ़रोख्त का आदाद शुमार चौथी मरतबा 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा है। 13 नवंबर को आउटलेट की मजमूई फ़रोख्त 1 करोड़ 11 लाख रुपए रही, जो रवा बरस किसी एक दिन में सबसे बड़ी फ़रोख्त का रिकॉर्ड है। काबिल ज़िक्र है कि लॉकडाउन के दौरान खादी कारीगरों की ज़िंदगी शदीद तौर पर मुतासिर हुई थी, लेकिन वज़ीर आज़म मोदी की आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल की अपील ने मकामू मैन्युफैक्चरिंग खुसूसी तौर पर खादी और ग्राम उद्योग शोबे में नई रूह फूंक दी है। और अगली खबर पर नज़र डालते हैं। अदाकार सोनू सूद को भारतीय इलेक्शन कमीशन ने पंजाब का स्टेट आइकॉन मुंतखब किया है। काबिल ज़िक्र है कि सोनू ने लॉकडाउन के दौरान हज़ारों लोगों की मदद की थी। वो मुसलसल दूसरी रियासतों में फंसे हुए नकल मकानी करने वाले मजदूरों की मदद कर रहे थे ताकि वो अपने घरों तक महफूज पहुंच सकें। लॉकडाउन के दौरान अपने फलाही कामों की बदौलत वो सुर्खियों में भी आए थे। कोरोना वबा की वजह से मुलतवी ओलंपिक का इनेकाद आइंदा वर्ष टोक्यो में ही किया जाएगा। कोरोना इन्फेक्शन के खतरे को पेश नज़र बैनुल-अक़वामी ओलंपिक कमेटी और जापान की हुकूमत किसी भी तरह का खतरा नहीं उठाना चाहती। इसके लिए खिलाड़ियों के तहफ़्फ़ुज़ पर तवज्जो देते हुए मुतअद्दिद इक़दामात किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में बैनुल-अक़वामी कमेटी के सदर थॉमस बॉक ने कहा कि जापान के लोगों को बचाने के लिए और जापान की आवाम के तईं एहतराम के पेश नज़र IOC हर मुमकिन कोशिश करेगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग शरीक हो सकें। और अब पेश है दिल्ली से शाये उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायज़ा। तो दिल्ली से शाये उर्दू अखबारात में आइए सबसे पहले नज़र डालते हैं रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा पर। रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा की पहली सुर्खी है, नीतीश कुमार को 7वीं बार बिहार की कमान और तारकिशोर और रीनी देवू ने नायब वज़ीर आला के ओहदे का हलफ लिया। वहीं बीजेपी के कौमी सदर JP नड्डा और वज़ीर दाखिला अमित शाह इसमें शामिल हुए इस हल्फ बर्दारी तकरीब में। इसी को रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा ने अपनी पहली सुर्खी बनाई है। दूसरी सुर्खी आपके सामने है, कांग्रेस के सीनियर लीडर कपिल सिब्बल ने कांग्रेस की क़यादत पर फिर से सवाल उठाए हैं। मुल्क शायद कांग्रेस पार्टी को मौसर मुतबादिल नहीं मान रहा है, मसले के हल मालूम है लेकिन क़यादत कबूल नहीं करना चाहती। एक और ख़बर आपके सामने है, ये रोज़नामा इनकलाब की पहली खबर है। रोज़नामा इनकलाब की पहली खबर है, मकामी अशिया के इस्तेमाल को जो है फ़रोग़ दिया जाए ताकि मुल्क खुद कफ़ील बन सके। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए राजस्थान के ज़िला पाली में जैन संत आचार्य विजय वल्लभ सौरेश्वर जी के मुजस्समे स्टैचू ऑफ पीस पर के मौके पर वज़ीर आज़म ने ये बात कही है। दूसरी खबर आपकी स्क्रीन पर है, देख सकते हैं। रोज़मर्रा के मरीज़ों की तादाद में गिरावट आ रही है। 24 घंटे में कोरोना के सिर्फ 30,000 नए मरीज़ सामने आए हैं। और आगे बढ़ते हैं हम, एक और अखबार रोज़नामा हमारा समाज हमारे सामने है। उसकी पहली सुर्खी आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर है। LOC पर पाकिस्तान की गोलाबारी, भारतीय फ़ौजियों ने दिया मुंहतोड़ जवाब। भारत अफगानिस्तान ने दहशत गर्दों की मुआवनत के लिए पाकिस्तान के इल्ज़ामात को मुस्तरद किया है। इसी अखबार की एक और ख़बर हम आपको दिखाते हैं। इस अखबार ने लिखा है, आज़ादी सहाफ़त पर कोई भी धचका मुल्क के लिए नुकसानदेह है। नायब सदर जमहूरिया के बयान को इस अखबार ने शाये किया है।
तो नाज़रीन, दिल्ली से शाये आज के उर्दू अखबारात का जायज़ा आप देख रहे थे। इस वक्त बुलेटिन में वक्त हो चला है आपके से रुखसत होने का, लेकिन जाते जाते आपको बता दें कि दूरदर्शन न्यूज़ की ख़ास मुहिम है मास्क अप इंडिया। इसका आप हिस्सा बने। जब भी घरों से बाहर निकलें तो मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें। घर से बाहर निकलते वक्त मास्क ज़रूर लगाएं। अब मैं भी देखिए बाहर निकलूँगा तो मास्क का इस्तेमाल करके मास्क लगा के जाऊँगा ताकि सभी इससे महफूज रह सकें, उस मुहलिक बीमारी से। फ़िलहाल इजाज़त दें। आदाब।